गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये चैप्टर जो है अपना पुराने लेक्चर के आगे ही कंटिन्यू करेंगे हम ब्रिक्स के साथ। तो हम लोग ने लास्ट टाइम जो किया था वो एशियन का पूरा कर लिया था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक आपका एक्रोनिम है जो रिप्रेजेंट करता है आपकी 5 कंट्रीज़ को। कौन कौन सी 5 कंट्रीज है इसके अंदर? याद है? बिल्कुल, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो इसके अंदर इंक्लूसिव हैं। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है। इन लोगों ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए सारी की सारी सेम लेवल इकोनॉमी को आपस में ग्रुपिंग कर लिया था, ताकि हम लोग आपस में डिस्कशन करके अपनी स्ट्रेंथन कर सके पॉलिसीज़ को, एक दूसरे के देश में ट्रेड कर सके, एक दूसरे के देश के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके, यूज़ कर सके उनको अपने फुलर यूटिलाइजेशन के लिए। इस वजह से ये फेडरेशन आपका बना था। तो देखो क्या कहता है कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफ स्टेट कंप्राइजिंग द फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, द रशिया फेडरेशन, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पब्लिक्स ऑफ चाइना एंड द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इनके 5 लोगों के सारी जनता, देश, पूरा का पूरा रिपब्लिक यूनियन मिलाकर इन्होंने एक अपना इनफॉर्मल ग्रुप बनाया ब्रिक्स। क्या बोलते हैं? 20 सितंबर 2016 को ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड एट द प्रपोजल ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन द मार्जिन्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली सेशन इन द न्यूयॉर्क। तो क्या बोलते हैं? 20 सितंबर 2006 में रशियन प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन। उनके कहने पर इनका एक असेंबली हुआ न्यूयॉर्क के अंदर। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, ब्राज़ील और चाइना एंड द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर टुक पार्ट इन द मीटिंग। ये लोग मीटिंग के अंदर आए थे। दे एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन एक्सपेंडिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। इसके अंदर जो लर्न करने वाली चीज़ है वो आपकी ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। बाकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं है। रशियन प्रेसिडेंट का नाम एक बार हाईलाइट कर लेना आप इस चीज़ के अंदर। आगे चलते हैं। आगे है इन 2016 इंडिया बिकम द हेड ऑफ द एसोसिएशन। इसको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना कि 2016 में क्या हुआ था, इंडिया इनका हेड बन गया था इस एसोसिएशन का, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। द कल्मिनेशन ऑफ इट्स प्रेसिडेंटी वॉज द 8th समिट ऑफ ब्रिक्स। 8 सालों की प्रेसिडेंसी में पहली बार ये हेड बनी थी। कल्मिनेशन यूज़ हुआ है टेन्योर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि लंबा समय लगा 8 साल का इस प्रेसिडेंटी को हासिल करने के लिए, विच वॉज हेल्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा ऑन 15-16 अक्टूबर। तो ये जो इनकी मीटिंग हुई थी वो 15-16 अक्टूबर को गोवा के अंदर हुई थी। इट्स मोटो वॉज द फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव डिसीजन। इसका मोटो क्या था कि हम लोग एक कलेक्टिव डिसीजन लेना चाहते हैं जो पॉपुलर होगा। The leader of 5 countries signed the Declaration of Goa, which expressed a coherent position on issues related to the development of association and critical issues। यानी कि जितना जितना इन्होंने बात किया, जो भी क्रिटिकल इश्यूज थे देश में चल रहे थे उस टाइम, उन लोगों के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया। मेजरली जो क्रिटिकल इश्यूज आएंगे, हमारे हेल्थ सेक्टर हो गया, हमारा एजुकेशन सेक्टर हो गया, हम लोगों का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, पॉवर्टी को कैसे दूर किया जाए, ये सारे के सारे की एरियाज होते हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाऊं तो एग्रीकल्चर हमारा हो गया, एक दूसरे देश के अकॉर्डिंग लगाऊं तो ट्रेड, या फिर एटॉमिक एनर्जी वाला जो केस था, एनर्जी कैसे कैसे आएगी, रिसोर्सेज कैसे कैसे मूव करेंगे, ये सारे एरियाज हमेशा हमारे क्रिटिकल रहते हैं। जितने भी ये हमारे इंटरनेशनल लेवल के कॉपरेशन हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें ये तो मेजर रहेगा ही रहेगा। ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं इनके अंदर। इसके अंदर भी यही रहे। At the summit in Goa, the issues of energy, trade, banking cooperation, agriculture, space utilization and other common spaces, health, education, development of humanitarian contexts and tourism, the fight against poverty, social inequality were discussed. इन सब मुद्दों पे बात की गई। In addition to the declaration was signed a number of sectoral agreements। इसके बाद बड़े अलग सेक्टर्स के लिए भी इन्होंने काम किया। यानी कि ये तो बेसिक मुद्दे हैं, क्रिटिकल इश्यूज जिस पे इन्होंने बात किया, उसके अलावा और मुद्दों पे भी इन्होंने चर्चा की। बेसिकली इनका क्या था? इनका कहना ये था कि भाई हम 5 देश तो कम से कम आपस में ट्रेडिंग अच्छा सुधार सकते हैं ना। मैं नहीं कहता कि कंट्री में, वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, हम सबके साथ ट्रेड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हमारे 5 का ग्रुप बना हुआ है, हम तो आपस में करें। हमारा क्यों ट्रेड कम है? उस वजह से इन्होंने मतलब मीटिंग्स करते रहते हैं। द ब्रिक्स फर्स्ट प्रेसिडेंटी वॉज नाउ ट्रांसफर टू द चाइना, और इसकी प्रेसिडेंसी अब करंटली है चाइना के पास। द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट एज वन टू डिसीवली कन्फ्रंट ग्लोबल चैलेंजेस। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था। क्या बोला था? कि पूरे दुनिया को एक हो जाना चाहिए ताकि हम ग्लोबल चैलेंजेस को दूर कर सकें। करेक्टिव एक्शन मस्ट बिगिन विद द रिफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। यानी कि जो भी सही कदम उठाए जाने हैं वो सबके मिले जुले कदम होने चाहिए, ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। दिस हैज़ बीन ऑन द ब्रिक्स एजेंडा सिंस इट्स इंसेप्शन। और ब्रिक्स इसी के लिए काम कर रहा है जब से ये पैदा हुआ है, मतलब जब से हमने ब्रिक्स को इनोग्रेट किया है। ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स खबरों में किस लिए है, किस लिए सुर्खियों में छाया हुआ है?
इसका 11th जो है समिट हुआ था। 11th समिट में क्या हुआ था इसके, 11th समिट के अंदर हुआ था कि 11th ब्रिक्स वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन नवंबर 13 14 2019 ब्राजीलिया में हुआ था, ब्राज़ील। थीम क्या था इसका, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर, ताकि हमारा फ्यूचर जो है बड़ा शानदार हो, बढ़िया हो, इस चीज़ के लिए उन्होंने काम किया। तो इन्होंने जो पहला मुद्दा उठाया वो बोला इंट्रा ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जो बिजनेस हो रहा है, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड। इंट्रा समझते हो, विद इन, इंटर आउटसाइड। तो विद इन ब्रिक्स जो काम हो रहा है, विद इन ब्रिक्स जितना ट्रेड है वो पूरे दुनिया के ट्रेड का सिर्फ 15% है। ऐसा क्यों, तुम बाहर जाकर 85% काम कर रहे हो और सिर्फ अपने पांचों के ग्रुप के अंदर कितना काम हो रहा है, सिर्फ 15%। इस लिमिट को बढ़ाया जाए। इंडिया इन्वाइटेड बिजनेस लीडर्स ऑफ द मेंबर नेशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इन्होंने बोला कि हमें अपनी कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी क्या है, डेवलप हो। इंडिया प्रपोज टू होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स वाटर मिनिस्टर्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया ने प्रपोज किया कि जो वाटर मिनिस्ट्रीज हैं हमारी, जल संसाधन, इन सब की जो काम करते हैं वो इंडिया के अंदर मीटिंग कर लो आप, और वो पहली मीटिंग होगी अगर हुई तो। आगे हैं, इंडिया हाईलाइटेड द मेनेंस ऑफ टेररिज्म। इन्होंने बोला कि जो मेनेंस का मतलब है यहाँ पर थ्रेट, कि जो टेररिज्म की थ्रेट की वजह से हमें बड़ा लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो चुका है, अराउंड $1 ट्रिलियन लॉस हमारा हो चुका है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड का। तो आतंकवादी बड़ा लॉस करते हैं हमारा, तो इस चीज़ को कम करना चाहिए हमें और अपना काम बढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या हुआ था, ब्रिक्स में आर रशिया का पार्ट है। इंडिया ने रशिया के साथ R27 की डील की थी, ये हमारे इंडियन फाइटर्स के लिए दिया गया था, एयरफोर्स के लिए। इंडिया है साइंड अ डील वर्थ ₹1500 करोड़ की डील हुई थी, किस लिए, R27 इन्हें बाय करना था, जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स है। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डील इज टू बूस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए इन्होंने खरीदा इन बियॉन्ड विजुअल टारगेट्स, यानी कि जो हम देख सकते हैं उसके बियॉन्ड काम करने के लिए। R27 एयर टू एयर मिसाइल्स विल बी इक्विप्ड ऑन Su-30 MKI फाइटर जेट्स। इनके जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, उसके अंदर से है ये एक फाइटर जेट। उसके बाद क्या बोलता है, R27 इज अ मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। पहले इसको डेवलप किया गया था MiG के लिए, MiG एंड सुखोई फाइटर जेट्स। उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किसके लिए किया गया, Su-30 MKI फाइटर जेट्स। ये याद कर लेना कि R27 लिया गया Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए। उसके बाद क्या बोलता है, रशिया ने इसको मिसाइल्स को डेवलप किया था टू ऐड द कैपेबिलिटी ऑफ सुखोई एंड MiG वेयरफेयर एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स हैज साइंड ₹7600 करोड़ डील्स इन द पास्ट 2 months। और पिछले 2 महीनों के अंदर इंडिया ने क्या है, 7600 करोड़ का डील साइन किया है कि 7600 करोड़ की मिसाइल हम आपसे ले लेंगे। टोटल इन्होंने कितना लिया था, 1500 करोड़ का डील पहले से R27 के लिए लिया था, अब उन्होंने कितने की कर दी उसको, 7600 करोड़। These deals have done to acquire types of equipment under emergency required। इसलिए लिया गया ताकि हमें अगर इमरजेंसी लगे, जैसे भी लगने वाली थी इमरजेंसी, जब चाइना के साथ अगर हमारा वॉर होता तो उस टाइम पे इमरजेंसी लग जाती तो हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है मिसाइल्स की, तो इसलिए इन्होंने अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया। अभी बातचीत चल रही है उसमें, वॉर होना आसान थोड़ी है। किस लिए होता है? किस लिए हो रहा था? उसके लिए हो रहा था ना, लद्दाख के लिए। लद्दाख में चाइना का क्या है? आगे है तो सही, ये लद्दाख के अंदर उन्होंने ऑक्यूपाई तो किया होगा कुछ पोर्शन, चाइना ने। लड़ते रहते इस चीज़ के लिए। पीछे कितने आर्मीज मारे थे इन्होंने, वो कभी यहाँ जाते हैं कभी हमारे वाले मारते हैं। तो इन्होंने मतलब अभी मिलिट्री ने अपना पोजीशन होल्ड किया हुआ, पीछे कितने टाइम तो टेंशन चला था, मिनिस्ट्रीज ने अपनी अपनी पोजीशन होल्ड की हुई थी, फिर बात कर रहे थे कि बातों से सुलझा लेते चीज़ें। युद्ध होगा तो देखो दोनों देशों का लॉस होता है, यहाँ से भी कितने मिसाइल्स जाएंगे, वहाँ से भी कितने जाएंगे, और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जितने मिसाइल्स फूटेंगे जाएंगे तो देश में। उसके बाद क्या बोलता है, R27 AA-10 Almo is an air-to-air guided missile. Russian from Vympal and Ukrainian from Artem manufactured this missile. Russian Air Force deployed this missile in 1990s on its 4th generation fighter jets. इन्होंने बोला कि इन्होंने इनको 1999 में अपनी 4th generation fighter jets के अंदर डाल दिया था, और उसके बाद अभी तक इसका इन्होंने प्रोडक्शन किया है, ताकि अभी ये करंटली 25 कंट्रीज में अपनी मिसाइल दे रहे हैं। तो द एक्चुअल डिज़ाइन ऑफ R20 मिसाइल वो स्टार्टेड इन 1962, लेकिन इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1986 में। 1919 में इन्होंने अपने मिसाइल्स के अंदर डिप्लॉय किया था इसको। मोर देन 25 कंट्रीज आर टेकिंग दिस सर्विसेज ऑफ द मिसाइल।
R-20 मिसाइल कैन डिस्ट्रॉय एयर टारगेट्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन। ये अंडरलाइन कर लेना कि इसकी कैपेसिटी क्या है कि अगर वेदर कंडीशन एडवर्स भी हो, फेवरेबल ना हो, तब भी ये अपने टारगेट को ख़त्म कर सकता है। लेंथ ऑफ मिसाइल इज 4 मीटर विद बॉडी डायमीटर इज 0.23 मीटर। वेट ऑफ द मिसाइल इज 253 किलोग्राम 253 किलोग्राम। वंस मिसाइल एयर इज लॉन्च इट कैन स्ट्राइक रेडियो एमिटिंग एयर टारगेट्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट। अगर एक बार इसको लॉन्च कर दिया गया तो रेडियो एमिटिंग मतलब वाइब्रेशंस जनरेट करेंगी और वो डे में भी कर सकती है, नाइट में भी कर सकती है। R-27 P1 has a range of 72 km while R-27 EPI can engage targets within the range of 110 km। इसके वर्जन्स बनाए हुए होंगे इन्होंने, तो जैसे आपका 27 P1, 27 P1, EP1, तो इनके अपने अपने एरिया वाइज टारगेट है, कितना दूर जा सकता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला है हमारा शार्क। सार्क। वैसे सार्क है, याद करने के लिए कर लो। शार्क खतरनाक कंट्रीज हैं इसके अंदर, शार्क के अंदर शार्क जैसी कंट्रीज हैं तो जिनके लिए हम बड़े कठोर नियम बनाते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसी ऐसी कंट्रीज भी हैं, इसलिए इसको शार्क बोलेंगे हम ताकि याद भी रहे इंडिया खतरनाक। में गए इसमें। तो इंडिया तो हमारे लिए, हमें तो शार्क बोल रहे हैं, हम भी तो इंडिया के हैं, वो थोड़ी ना शार्क बोल रहे हैं, वो भी बोलते होंगे हमें शार्क। वैसे आगे क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला सार्क, और याद करने के लिए हम बोल सकते हैं शार्क। The South Asian Association for Regional Cooperation was established with the signing of SARC Charter in Dhaka, यानी कि बांग्लादेश में हुई थी साइन 8 दिसंबर 1985। SARC comprises of 8 मेंबर, 8 मेंबर थे इसके अंदर, जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। याद करो, भूटान ने मालदीव्स, इंडिया और पाकिस्तान इनके ऊपर क्या लगाया था? फी लगाई थी। अच्छा हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी। द सेक्रेटेरिएट ऑफ एसोसिएशन, तो ये भी नहीं हुआ शार्क। इतनी फीस कौन लेता है जितनी इसने ली? द सेक्रेटेरिएट ऑफ द एसोसिएशन वाज सेट अप इन काठमांडू ऑन 17 जनवरी 1987। जो इनका सेक्रेटेरिएट था, इनका सचिवालय था, वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया इन्होंने? काठमांडू, यानी कि नेपाल के अंदर किया था 17 जनवरी 1987 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। 3 चीज़ों के लिए काम किया इन द रीजन एंड टू प्रोवाइड ऑल द इंडिविजुअल्स अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल्स। इसके अंदर जो लर्न करने वाली चीज़ है, इसका फुल फॉर्म, सार्क का फुल फॉर्म क्या है और कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्टनर है, बेसिकली किन 3 कामों के लिए ये हुआ, क्योंकि बाकी सारा याद करोगे इतना पॉसिबल नहीं है लर्न करना एग्जाम्स तक। तो जो मेन लर्निंग पॉइंट है उसको हाईलाइट करना, बाकी सबकी रीडिंग जरूर लेनी है। आगे है आपका एंड टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल्स, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, टू कंट्रीब्यूट टू द म्यूचुअल ट्रस्ट, understanding and appreciation of one another's problem, to promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical, scientific fields, to strengthen cooperation with other developing countries, to strengthen cooperation among themselves, international forums on the matter of common interest, and to cooperate with international regional organization with similar aims and purpose। ये जो पूरी लाइन इसने लिखी है, इसके अंदर कहीं भी कोमा फुल स्टॉप नहीं आया। इसमें कहना क्या चाहता है? हर जगह से जो कह रहा है ये एक दूसरे को हेल्प करने की बात कर रहा है, कोऑपरेशन करने की बात कर रहा है कि हम सहयोग की भावना के साथ अपने हर एरिया में प्रमोट कर जाएंगे, हर एरिया में डेवलप कर जाएंगे, अपनी जितनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको सुनेंगे। हम लोगों को जहाँ पर भी किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होगी हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, म्यूचुअल असिस्टेंस, चाहे वो कोई भी मैटर हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, टेक्निकल हो, साइंटिफिक हो, जहाँ पर एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत आई हम काम करेंगे। हम काम करेंगे एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने का, ताकि हम लोग सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, ताकि एक लेवल तक पहुंच जाए जब हमें भी डेवलप्ड कंट्री का टैग मिल जाए। कर तो नहीं रहे, लेकिन बनाया तो वही है। जब भी काम करते हैं तो ये एसोसिएशंस ही तो हैं जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं। अब देखो चाइना बहुत सारी एसोसिएशंस में है, चाइना के साथ एक बार वर्ल्ड वॉर होता है बाई चांस तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये इकनॉमी को, हर एक इकनॉमी को। देखो जब से ये चाइना के साथ हुआ था तब से कहाँ चल रही है इकनॉमी से, धीरे धीरे दिक्कतें तो आ ही रही है ना। तो ये दिक्कतें आती रहती है क्योंकि हर एक बहुत सारी यूनिट्स का पार्ट्स होता है। ऐसे ही थोड़ी ना सब चीज़ें स्टेबल चल रही है, ऑर्गेनाइज चल रही है। हमें तो लगता है कि सब ठीक है, हम ठीक है, तो लेकिन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। इतने सारे, तो ये तो हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल्स है जो हम पढ़ रहे हैं। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसे होंगे जिसका हमने नाम भी नहीं सुना होगा,
पता ही नहीं होगा हमें क्या काम करते हैं, किसी को भी नहीं पता होगा, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं इनके बारे में, हम अपने सिलेबस में ही खोए रहते हैं, बहुत लंबा सिलेबस है हमारा, ठीक है। उसके बाद है सार्क न्यूज़ में क्यों, क्या काम किया था इसने सार्क ने, तो देखते हैं क्या क्या काम किया है इसने। पहले तो इसकी 4th मीटिंग ऑफ द सार्क एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की इसकी मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ था, तो ये पहले बोलता है कि इसकी जो मीटिंग है वो थिम्फू में हुई थी, जो भूटान में है, 27 जून 2019। reaffirmed their commitments to further strengthen regional cooperation by promoting cooperation in agriculture and rural development। ये जो मीटिंग हुई थी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए हुई थी, इन्होंने काम किया फूड क्वालिटी को बढ़ाने पे, न्यूट्रिशंस लेवल उनका, लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन्स, बेसिकली इन्होंने फूड की क्वालिटी को बढ़ाने का काम किया, काम नहीं उस पर डिस्कशन किया। द इनॉग्रेशनल सेशन ऑफ द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय HE डॉक्टर टांडी दोरजी। ये जो HE वर्ड यूज होता है ना, दिस इज हिज एक्सीलेंस या हर एक्सीलेंस, ये जनरली हम यूज़ करते हैं उन ऑफिशियल्स के लिए जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, रिस्पेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में काम करते हैं, उनके आगे हम HE लगा सकते हैं, टाइटल होता है ये बेसिकली। टाइटल तो मैम बैन है, टाइटल तो हम लोग नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, राइट ही नहीं है मैम। क्यों नहीं है? मैम सर नहीं पढ़ाया था तो फॉरेन ले लिया था। नहीं हम अपने इंडिया में तो सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक्स के लिए लगा सकते हैं। क्या चीज़? टाइटल्स। कौन से टाइटल्स? टाइटल कैसे टाइटल्स? अरे मतलब जैसे समझ जाओ आप। नहीं अब बताओ। नहीं हम मिस्टर भी एक टाइटल है, CS भी एक टाइटल है, क्या मैं अपने नाम के आगे CS नहीं लगा एकेडमिक्स सकती? तो लगा सकते हैं मैम, जैसे आपने बताया कि हर एक्सीलेंस कुछ इस टाइप से, सर नहीं बोला, मुझे नहीं पता, सर नहीं पढ़ाया था कि मिलिट्री और ये वाला ही लगा सकते हैं, हमें राइट्स में है हमारे। हम नॉर्मल लोग नहीं लगा सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं जैसे इन्वेस्टर हो गए, हमारे राजदूत हो गए, इन लोगों को अलाउड है जब एक दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ पर उनके आगे HE ये लगा सकते हैं। राइट्स तो है बट उनके ना हमेशा सर्टेन एक्सेप्शंस होती हैं। हाँ एक्सेप्शंस तो थी मैम, पर फिर उनको परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ इसके सर्टेन एक्सेप्शंस होती है, ये सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के आगे ही लगाए जाते हैं, सबके आगे नहीं। जैसे आपने मिलिट्री का बोला, उसी तरह से जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं उनके आगे भी हम ये चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे कि तभी तो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के आगे ही लगाया जा सकता है, सबके आगे नहीं। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि HE पीयूष, HE महक, ऐसे नहीं बोल सकती। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो हमारे एम्बेसडर्स हो गए या फिर जो अलग अलग देश के जो मिनिस्टर्स हैं, अगर उनके आगे लगाया जा सकता है, अगर वो एक्चुअल में उस लेवल का वर्क करते हैं, एक्चुअल में उस लेवल के हैं। तो मैम इनको परमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, हर एक के आगे नहीं लगा होगा, कुछ एक स्पेशल लोगों के आगे लगा होगा जिन्होंने एक्चुअल में उस फील्ड में ज़्यादा काम किया है, जिन्होंने उस टाइटल को कमाया है, अर्न किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अवार्ड मिलते हैं, किसी हर एक बंदे के आगे हम थोड़ा ना भारत रत्न लगा सकते हैं, सिर्फ उसी बंदे के आगे लगा सकते हैं ना, या उसी पर्सन के आगे जिसको उस अवार्ड से एक्चुअल में सम्मानित किया जाए। तो जब इनको ये मिला जाएगा तो इन्होंने एक्चुअल में उस फील्ड में काम किया होगा, एक्सीलेंट वर्क किया होगा, तब जाके इनको मिलेगा ये अवार्ड, ऐसे नहीं मिलेगा। तो HE का फुल फॉर्म लिख लो पहले, हिज एक्सीलेंस और हर एक्सीलेंस। तो क्या बोलता है, जो इनॉग्रेशन सेशन हुआ था मीटिंग का, वो अटेंडेड बाय द HE डॉक्टर तंदी दोरजी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान एज द चीफ गेस्ट। उन्हें चीफ गेस्ट बुलाया गया। While addressing the meeting, Honorable Finance Minister stated that in the rapidly changing regional and global state affairs, SARC would need to align itself to the emerging priorities and assure the unwavering support and commitment of Royal Government of Bhutan to the SARC processes। क्या बोलते हैं कि हम लोग अपना पूरा का पूरा सारा का सारा आपको अपना सपोर्ट करेंगे, राइट देंगे। HE लेओनोपो येशे पिंजौर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट ऑफ भूटान, एंड HE मिस्टर अमजद हुसैन BCR, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन, ऑल्सो एड्रेस द इनॉग्रेशन सेशन। इन्होंने भी क्या किया, अपने इनॉग्रल सेशन को प्रमोट किया। मतलब इन्होंने सारा जाके जैसे वेलकम स्पीच नहीं देते, उस तरह से इन लोगों ने जाकर स्पीच दी। बस कौन कौन बंदे प्रेजेंट थे वो नाम है और वो क्या कैपेसिटी के अंदर थे, इसको अगर याद करना होगा 4th मीटिंग के अंदर, तो इसके अंदर आएगा कौन कौन बंदे प्रेजेंट थे और वो क्या थे। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थे, क्या थे। उसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आगे है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट शेख हसीना। बांग्लादेशी काउंटर पार्ट में मतलब इनका सेम लेवल है, ये भी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, जो इन्होंने मार्च 11, 2019 में जॉइंटली अनवेल्ड डजन्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश
थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। इन्होंने बात की थी, अनवेल्ड करना मतलब खुलासा करना, डजन्स ऑफ डेवलपमेंट किया था इन्होंने बांग्लादेश के अंदर। बोथ लीडर्स अनवेल्ड ई प्लेक्स फॉर सप्लाई ऑफ बसेस, ट्रक्स, इनोग्रेशन ऑफ 36 कम्युनिटी क्लिनिक्स, 11 वाटर ट्रीटमेंट वाटर प्लांट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ नेशनल नॉलेज नेटवर्क ऑफ द बांग्लादेश। तो ये काम इन लोगों ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ मिलकर किए। आगे है आपके पास, नेशनल नॉलेज नेटवर्क विल कनेक्ट स्कॉलर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन बांग्लादेश टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। The buses and the truck would assist the efforts toward the affordable public transportation. Water treatment plants will help supply clean water, and the community clinic will benefits about 2 lakh people in Bangladesh. These projects show that the India-Bangladesh relation are playing a key role in improving the quality of life of people. इन दोनों ने जो काम किया मिलकर, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो है बांग्लादेश में खोले, और प्रोजेक्ट्स कौन कौन से खोले? ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स रिलेटेड और आपका सैनिटाइजेशन रिलेटेड, पानी वाला। उसके बाद है इनका 9th एडिशन ऑफ सार्क फिल्म फेस्टिवल। इस 9th एडिशन में क्या हुआ था? 9th एडिशन ऑफ सार्क फिल्म फेस्टिवल फॉर द ईयर 2019 वॉज हेल्ड एट द नेशनल फिल्म कॉरपोरेशन सिनेमा हॉल कोलंबो, श्रीलंका फ्रॉम जुलाई 7, 2019। इंडियन एंटरप्राइज बैग्ड 6 अवार्ड्स। इन्होंने 6 अवार्ड्स देखे। नगर कीर्तन, अ बंगाली फिल्म, वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म। जो नगर कीर्तन हुई थी बंगाली फिल्म, उसको बढ़िया फिल्म का अवार्ड मिला। Best Director Award was conferred to Kaushik Ganguly for Nagar Kirtan. Riddhi Sen won the Best Actor Award for Prabhuda Banerjee. Best Original Score for Naga Krishnan. Best Short Film Award was conferred to Na Bole Wo Hamara, directed by Nitish Bhattan. Special Jury Award for Direction and Story was conferred to Walking with the Wind by Praveen Morchia. इनके अंदर जो 6 अवार्ड्स मिले थे, किस किस को मिले थे और किस काम के लिए मिले थे, ये लर्न कर लेना। ठीक है, आ सकते हैं। और क्या आएगा इसके अंदर? ये तो नहीं पूछा जाएगा किसका फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ पे हुआ था, किस डेट को हुआ था। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कितने अवार्ड दिए गए थे और किस किस को दिए गए थे। इसके बाद एक बार नेक्स्ट पेज में जो नेशनल बॉडीज़ है ना हमारी, जिसके अंदर आपका नीति आयोग है, RBI है, सेबी है, CCI है, IBBI है और ICCI है, इसको आपको सेल्फ रीड करके आना है इन कंपैरिजन विद द KGI का वीडियो लगाना साथ में, इसको सुनना साथ में, और अगर लगा चुके हो पास्ट कुछ दिनों में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो भी एडिशनल पोर्शन होगा आपका वो आप इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो नेशनल बॉडीज अब साथ में करके आना इस चीज़ को। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ 20, G20 के नाम से। G20 जो हमारा ग्रुप है ना, इसने कम्प्लीटली जो है 20 कंट्रीज़ को अपने अंदर मर्ज किया है, और 20 कंपनीज़ के साथ इन्होंने क्या किया है, बेसिकली एनुअली मिलते हैं। जैसे चाय पे चर्चा होती है ना, वैसी चर्चा करने के लिए मिलते हैं। मतलब डिस्कशन करेंगे क्या काम करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। बेसिक वर्क होता है इनका पॉलिसी बनाना, रिसर्च करना, थिंक टैंक बनाना, वुमेन एंड यूथ। थिंक टैंक याद है क्या था? जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं और अपने बड़े ज़्यादा डिस्कशन, लास्ट में कोई कंक्लूजन। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो 20 कंपनीज है वो कौन कौन सी हैं, इन्हें अंडरलाइन करो, हो सके तो याद करो। हो सके इसलिए क्योंकि तुम्हारी कंपनीज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जितनी याद कर सकते हो उतनी कर लेना, और जो नहीं कर सकते वो छोड़ देना, मतलब रीड कर लेना एक बार। तो इसने क्या बोला था, G20 मेंबर्स अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसके पास जो कंट्रीज है उनका जो टोटल इकोनॉमी, यानी कि अगर इकोनॉमी को हम कैलकुलेट करें द मॉनेटरी टर्म, तो उसका 85% इसके पास है। 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, यानी कि जितना भी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर ट्रेड होता है, उसका एक्चुअल 75% इन मेंबर्स के पास है। एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की लगभग 2/3 पॉपुलेशन यहाँ पे कवर हो जाती है आपकी, इंक्लूडिंग मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर, यानी कि हाफ ऐसे भी हैं जो दुनिया के गरीब देश हैं। G20 लीडर मीट एनुअली, इनकी पहली अभी तक ऐसा एसोसिएशन है जो हर साल मीट करते हैं, यानी कि एनुअल मीटिंग इनकी होनी होती है। एट द G20 समिट, फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नेंस मीट रेगुलरली। G20 मिनिस्टर्स मीटिंग्स, ट्रेड, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर ऑल्सो ओकर एट G20 प्रेसिडेंट्स डिसाइड्स।
G20 एंगेजमेंट ग्रुप्स मेंटेन अ डायलॉग विद पॉलिसी मेकर्स, यानी कि पॉलिसी बनाते रहते हैं साथ में। इसके ब्रैकेट में चाहे लिख लेते हैं चाय पे चर्चा वाला पॉइंट। These groups represent civil society, business, labor dealers, scientific research community, think tank, women and youth। क्योंकि इतने सारे जब पॉइंट्स होते हैं इन पे पॉलिसी बनानी होती है तो इन पे आपको लंबी लंबी चर्चा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करनी पड़ती है, इसलिए इनको एनुअली बुलाया गया कि आप एनुअली आओ, फिर डिसाइड करो क्या काम आपको करना है और क्या काम आपको नहीं करना। अब ये जो न्यूज़ में है वो किस वजह से है अपना समिट 2019। समिट का मतलब मीटिंग्स। कौन सी मीटिंग्स? International meetings was held at the International Exhibition Center, Osaka, Japan on June 28-29, 2019. It was the 14th meeting of the G20. The 2018 G20 summit was held in Buenos Aires, Argentina, and the 2020 G20 summit will be held in the city of Riyadh and Saudi Arabia। यानी कि ये रियाद में होगी जो सऊदी अरेबिया का पार्ट है। अगली मीटिंग जो हो चुकी है 2020। The 17th G20 summit will be held in the 2022. The year two country will celebrate the 75th anniversary of independence. This is the most high-powered summit ever hosted in the country. Leaders all symmetrically important countries, including the full complement of G7 and BRICS, are expected to be present. इसके अंदर आपको लर्न करने वाला ये है कि इंडिया के अंदर इसकी 70th मीटिंग होगी जो कि प्रपोज है 2022 के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ लर्न करने वाला आपका है नहीं। आगे है हमारे पास द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसने काम क्या किया? अलग अलग सेक्टर्स के लिए कोऑपरेशन का काम करेगा और टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि टेक्निकल लेवल में अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो जो इसके अंदर देश इंक्लूड हैं वो लोग काम करेंगे। इकोनॉमिक असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो ये लोग मिलकर काम करेंगे, और अलग अलग एरियाज में, सेक्टर मतलब अलग अलग इंडस्ट्री वाइज जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर ये लोग काम करेंगे। तो बिम्स्टेक इज़ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 7 मेंबर्स। इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं। बेसिकली है ना, इसका एक नोट्स रेडी करना पहले आप अपना, जितने भी एसोसिएशंस हैं आपके उसके आगे ब्रीफ डिटेल्स लिखना, उसमें कितने मेंबर्स हैं और इनका जो नाम है वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हर एक की शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, बिम्स्टेक, एशियन, आर्क, शार्क, G20। इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और इसका पर्पस क्या था, बस अगर किसी का पर्पस स्पेसिफाइड है। और इनमें से एनुअली अभी तक एक ही मीट कर दिया हमारी, जो कि अपनी G20। तो बेसिक सिर्फ 4 या 5 लाइन में आपको कवर करना है, पूरा बहुत लंबा चिट्ठा बनाने की आपको ज़रूरत इसकी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल मेंबर कितनी है? 7 मेंबर। स्टेट्स लाइंग इन द लिटोरल एंड द एडजेसेंट एरिया ऑफ द बे बंगाल कंसिस्टिंग अ कॉन्टिजियस रीजनल यूनिटी, यानी कि सारे आसपास के एरियाज है। द सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग ऑन 6 जून 1997 थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके अंदर भी बैंकॉक डिक्लेरेशन का रोल है जो हमारा पहले आ चुका है। उसके बाद है आपके पास इट कॉन्स्टिट्यूट 7 मेंबर स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट 5 ड्राइंग फ्रॉम द साउथ एशिया। पहले 5 जो है साउथ एशिया से हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, एंड 2 फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग म्यांमार एंड द थाईलैंड। इनिशियली द इकोनॉमिक ब्लॉक वॉज फॉर्म। पहले 4 मेंबर थे इसके अंदर, उस टाइम इसको बिस्ट एक बोला जाता था। बिस्ट का फुल फॉर्म है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, और ईसी का है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेट करने के लिए आपको बनाया गया था। उसके बाद इसमें म्यांमार इंक्लूड हो गया। उसके बाद इसका नाम आपने रख दिया बिम्स्टेक, यानी कि म्यांमार और इसके अंदर एड ऑन हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर नेपाल और भूटान एड ऑन हो गए एट द 6th मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इसका नाम रख दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड असिस्टेंट कोऑपरेशन। उसके बाद इसका नाम चेंज ही कर दिया आपने बिम्स्टेक, तो इसको पूरा का पूरा आपने लगाया कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल से इनिशिएटिव्स आया था, आसपास के एडजेसेंट कंट्रीज को उठाया था जो बे ऑफ बंगाल से रिलेट करती हैं, आसपास ही उनके। नेक्स्ट है The objective of building Start an Alliance was to harness shared and accelerated growth through mutual cooperation in different areas of common interest by meeting the onslaught of globalization and by utilizing regional resources and geographical advantages। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलायंस, इन्होंने एक मतलब कोऑपरेशन, एक सहयोग लगाया ताकि हम लोग अपना ग्रोथ के लिए काम कर सकें। इसके अंदर ना पूरे पॉइंट के अंदर यही है कि आप म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ काम करोगे। And unlike many other regional grouping, BIMSTEC is a sector-driven cooperative organization starting with the 6 sector। पहले इसने 6 सेक्टर में काम किया था, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। इसके अंदर स्पेसिफाइड है तो ये 6 के 6 सेक्टर आप पढ़ोगे। इसके बाद इसके अंदर 9 सेक्टर और इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद 1997 के बाद इट एक्सपेंडेड टू एम्ब्रेस इन 9 मोर सेक्टर।
नो और सेक्टर इंक्लूड किए गए जो एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशंस, कंट्री टेररिज्म, एनवायरनमेंट, कल्चरल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2008। 6 और इसके अंदर सेक्टर स्पेसिफाइड है तो इसके आप लर्न कर लेना। बाकी जो पहले आए थे उनमें स्पेसिफाइड सेक्टर जिसमें नहीं था वहाँ लर्न करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। और ये जो नोटबुक में बनाने के लिए काम दिया है ना, ये आपको करना है। नेक्स्ट है आपका इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्वीयरिंग इन द सेरेमनी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? लीडर्स ऑफ बे बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन countries and foreign envoys were invited the prime minister swearing in ceremony held on May 30, 2019। इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया कि आप आओ यहाँ पर हमारी सेरेमनी के अंदर पार्ट लो। उसके बाद है इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम के लिए इन्होंने काम किया। फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन December 11, 2019 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इन तीनों ने मिलकर एक सेशन लिया, एक सेमिनार लिया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम कैसे जनरेट कर सकते हैं। All 7 BIMSTEC countries participated in the seminar. The seminar was organized as a Government of India initiative announced earlier by the PM of India at the 4th BIMSTEC Summit at Kathmandu in August 2019। इसका जो खुलासा है वो पहले ही हो गया था 4th मीटिंग के अंदर जो 2019 में हुई थी। The objective of the international seminar was to have experience sharing to enable improvement of the tropical small shareholder farmer system for greater productivity, resilience to climate change through the ecological approaches। तो इन्होंने बताया कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो तो आप किस तरह से खेती बाड़ी को संभाल सकते हो, कैसे कैसे आप अपना काम कर सकते हो ताकि हर चीज़ आपके बैलेंस में हो, ठीक है। नेशनल बॉडीज आपको खुद पढ़ना है। सेबी के अंदर स्कोर्स करवाया था मैंने आपको? नो मैम, नहीं करवाया था। नीति आयोग से स्टार्ट हो जाते हैं। नीति आयोग के अंदर आई थिंक जो पहली चीज़ें हैं ये हम कर चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग, इसका रेलिवेंस आ चुका है हमारा पहले। नीति आयोग इन न्यूज़, आरबीआई के बारे में डिटेल आ चुकी है हमारी। इसके अंदर करंट रेट दिए हुए हैं, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपको मैं करवा चुकी हूँ। मार्जिनल रेट, बैंक रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, SLR रेट, ये लर्न करने वाले आपको ये करवाई थी मैंने। ये आपने बस ऐसे थोड़ा बताया क्या होता है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल बैंक, डिटेल में नहीं करवाया मैंने आपको, ठीक है। इन रेट्स को मैं करवाऊंगी। ये करंट रेट है, लर्न कर लेना, दी हुई हैं तो। चलो पहले इसी को डील कर लेते हैं, फिर आरबीआई का पोर्शन भी अपना साथ साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, आरबीआई के अंदर ना काफ़ी सारे रेट्स होते हैं। वो रेट्स कैसे होते हैं, उस रेट्स को ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड, इसको साथ साथ बना लो, आपकी नोटबुक में होंगे, ठीक है। आरबीआई की जो रेट्स है ना, इसको हम आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट बोलते हैं, क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट बोलते हैं। उसमें 2 तरह की पॉलिसी होती है, एक क्वांटिटेटिव, एक होती है आपकी क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव होती है ना वो आपके जनरल मेजर्स होते हैं, मतलब सबके ऊपर लगते हैं, और जो क्वालिटेटिव होते हैं ना वो आपके स्पेशल होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, वो हर सेक्टर पे नहीं लगते, वो किसी स्पेसिफाइड सेक्टर पे लगते हैं। अब बात करते हैं हम पहले जनरल मेजर्स की। जनरल कैसे काम करते हैं? जनरल के अंदर आता है आपका रेपो रेट, आपका रिवर्स रेपो रेट, लाइन वाइज लिख लेना इसे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद आता है आपका बैंक रेट, आपके आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आगे आप आ जाओ अपने क्वालिटेटिव के अंदर। एक साइड आप लिख लो क्वालिटेटिव, उसमें होते हैं हमारे पास स्पेसिफाइड रीजंस। इसमें फर्स्ट आएगा आपका क्रेडिट मार्जिन,
आपके पास इकोनॉमिक्स थी +2 में? यस मैम क्रेडिट मार्जिन, क्रेडिट मार्जिन के बाद हमारे पास आएगा, बताओ फिर नाम बताओ फटाफट। ठीक है, एक होता था मोरल पर्सुएशन, एक और है, याद है? दिमाग पे जोर डालो। क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन तो क्रेडिट को क्रिएट करना होता है। हिंदी में बता दो। क्रेडिट मार्जिन का मतलब होता है वो मार्जिन रखते हैं ना बीच में, इतने का आपको सिक्योरिटी दे रहा था, आप इतने का लोन दे सकते हो। मोरल पर्सुएशन मतलब डायरेक्शंस देना। इसके बाद एक और था जिसके अंदर स्पेसिफाइड सेक्टर की लिमिट को बढ़ा दिया जाता है, स्पेसिफाइड सेक्टर की लिमिट को कम ज़्यादा करते हैं। पक्की बात। अच्छा, रेपो रेट में कुछ रह गया? हाँ रेपो रेट भी बोल, सीआरआर एसएलआर। सीआरआर एसएलआर। सीआरआर का फुल फॉर्म? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर अच्छा लिक्विडिटी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर जो आपका एक रह गया ना स्पेसिफाइड के अंदर मोरल पर्सुएशन के अलावा, इसके अंदर जो आता है आपका सेक्टोरल कैप लगा देते हैं, आपका सेक्टर वाइज आपकी चेंजेस आते हैं। ये कुछ और नाम से नाम है शायद। किस नाम से? तो नहीं, किस नाम से? तो देख के बताना पड़ेगा, नोटबुक पढ़िए। चलो आगे करते हैं। पर मीनिंग सेम ही था जब आप बता रहे हो सेक्टर वाइज, प्राइमरी में ये, टर्शियरी में ये, पर ये नाम अलग था। इसके बाद है हमारे पास, इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। रेपो रेट क्या होता है पता है? रेपो रेट बैंक बिल्कुल। इसके अंदर क्या होता है, हम सबके पापा आरबीआई, पैसों के पापा आरबीआई, और एक होते हैं हमारे पास नॉर्मल बैंक, उसको लिख देते हैं हम सीबी कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को कभी भी लोन चाहिए होता है, किससे लेता है? आरबीआई से। ठीक है जी, आरबीआई के पास लोन लेने चला गया। कई बार आरबीआई इसको अनसिक्योर्ड लोन भी दे देते हैं, कई बार सिक्योर्ड लोन भी दे देते हैं। अगर कॉमर्शियल बैंक सिक्योर्ड लोन लेता है, ठीक है, तो यानी कि आरबीआई इसको लोन तो देगा, बट किस कंडीशन पे देगा कि आपको कुछ एसेट्स गिरवी रखवानी पड़ेगी। एसेट्स आप गिरवी रखवा दो, जैसे ही आपने जो एसेट्स जो है गिरवी रखवा दी, उस एसेट्स के बदले क्या होगा, आपका लोन मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर जो आपने एसेट्स रखी है ना, आप कॉमर्शियल बैंक क्या बोलेगा, ये एसेट मेरी है, जिस टाइम पे मैं आपका लोन रीपे कर दूंगा ना, मैं आपसे एसेट रीपरचेज कर लूँगा। अगर इस ट्रांजैक्शन को एक तरह से देखा जाए तो कॉमर्शियल बैंक ने एसेट दी, बदले में लोन ले लिया। अब जब कॉमर्शियल बैंक ने एसेट दी और बदले में लोन ले लिया, तो उसके अंदर क्या हुआ, इनके पास एक तरह से ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं, एसेट बेच के लोन ले लिया। तो इसी तरह से क्या बोलता है कि जब मैं अपने आपको लोन वापस करूंगा तो मैं अपनी एसेट्स को क्या कर लूँगा, रीपरचेज कर लूँगा। तो उस टर्म्स को बोला गया आपका रीपरचेज लोन, यानी कि इसने क्या किया, रीपरचेज किया। अब ये जब रीपरचेज करता है इस चीज़ को, यानी कि जब इसने लोन लिया तो क्या इस लोन पे कुछ इंटरेस्ट भी देता है। अब रीपरचेज वाली कंडीशन पे जो लोन लिया है इसने, उस पर देने वाला इंटरेस्ट इसको बोलते हैं ये रेपो रेट। अब रेपो रेट का रोल क्या है मार्केट के अंदर, कैसे ये क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट है। अब बैंक बोलता है, आरबीआई बोलता है, अगर मुझे बैंक्स को बोलना है कि आप मुझसे लोन ज़्यादा लो तो मैं रेपो रेट सस्ता कर दूंगा। जैसे ही बैंक्स के पास फंडिंग आएगी, मार्केट में फंडिंग ज़्यादा देंगे। तो अगर रेपो रेट कम होगा तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा होगा, बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, बैंक आगे सस्ता लोन दे देंगे। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी में पैसा कम होता रहेगा। तो यानी कि इकोनॉमी का इन्फ्लेशन और इकोनॉमी का डिफ्लेशन अगर कंट्रोल करना है, क्या रेपो रेट के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? एक बार रेपो रेट के साथ छेड़छाड़ हो गई, क्या पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा ये? बिल्कुल, ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद एक और होता है बैंक रेट। बैंक रेट आपका डील करता है बिल्कुल रेपो रेट की तरह। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी वो रेट होता है जिसपे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। अब दोनों में डिफरेंस पता है?
और इंटरेस्ट? बैंक रेट के ऊपर वैसे जनरली इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेपो रेट। रेपो रेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक रेट। रीज़न ये है, रेपो रेट में जो लोन दिया जाता है वो लोन होता है आपका शॉर्ट टर्म, 15-20 दिन का लोन मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता आपको वहाँ पर, शॉर्ट टर्म लोन होता है वहाँ पर। और बैंक रेट में जो लोन लिया जाता है वो आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है। यहाँ पर जो लोन लेते हो वो आपका अनसिक्योर्ड होता है और वहाँ जो लोन लेते हो वो आपका सिक्योर्ड होता है। तो अनसिक्योर्ड लोन में ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए यहाँ का इंटरेस्ट रेट जो है आपका ज़्यादा होता है। बाकी वर्किंग सेम करेगा। बैंक रेट कम हो गया, बैंक का लोन सस्ता हो गया, आगे भी सस्ता बांट देगा, तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा हो जाएगा। बैंक रेट बढ़ गया, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है जी। ये तो हुआ क्या हमारे पास रेपो रेट वाला केस। अब रेपो रेट के बाद एक और रेट आता है हमारे पास, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या दर्शाता है? उल्टा होगा। रेपो रेट के अंदर कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करता है, यहाँ पे आरबीआई इंटरेस्ट पे करेगी। आरबीआई क्यों पे करेगी? नहीं, आरबीआई को पैसे अगर थोड़े बहुत चाहिए भी होंगे, थोड़े बहुत तो चाहिए ही नहीं होते उसको, ज़्यादा चाहिए होते तो आईएमएफ से लेगा। आरबीआई पेज इंटरेस्ट टू कॉमर्शियल बैंक या अदर बैंक्स, ठीक है। क्यों पे करता है ये? क्योंकि उन्होंने अपना एक्स्ट्रा फंड्स यहाँ पार्क किया होता है। तो अगर मान लो आरबीआई कहती है कि मेरे बैंक के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, उससे पैसा छीनना है, तो क्या इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए? बढ़ा दो। अगर इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दोगे तो क्या आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो धीरे धीरे आरबीआई के पास मूव होने लगेगा? बिल्कुल। कमर्शियल बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा तो वो मार्केट में क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। तो मार्केट का फंड्स जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो आरबीआई क्या कहेगा? मेरे पास जो तुम जमा कराते हो ना पैसे, उस पर मैं कम ब्याज दूंगा तुम्हें। अगर ये उस पर कम ब्याज देंगे तो मार्केट के पैसा बढ़ जाएगा, इनको ब्याज कम मिलेगा। कमर्शियल बैंक कहेंगे तुम्हें देने से अच्छा हम लोन ना दे दें, अब ये लोन दे देंगे। अब लोन दिया तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा ही। यानी कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन आना हो, इन्फ्लेशन लेकर आना हो, तो रेपो रेट क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट। कम या ज़्यादा? रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तो मार्केट में पैसा घटेगा। क्यों घटेगा? आरबीआई के पास ज़्यादा होगा तो आरबीआई के पास ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक के पास ऑप्शन है कि आरबीआई पे जमा कराऊं या लोन दूं। लोन में रिस्क है, आरबीआई के पास जमा कराने में कोई रिस्क नहीं है, तो वो आरबीआई के पास जमा करवाएंगे और धीरे धीरे इकोनॉमी से पैसा खत्म होता रहेगा। वैसे ही रेपो रेट घटा दिया तो बैंक्स क्या कहेंगे? आरबीआई के पास जमा कराने में क्या फ़ायदा, लोन दे दो, इंटरेस्ट तो बढ़िया आएगा, तो मार्केट में पैसा अप होता रहेगा। तो ये कंट्रोल कर रहा है मार्केट के डिफ्लेशन को या फिर मार्केट के इन्फ्लेशन को। क्लियर है? इतना लिख रहे हो तुम साथ साथ? ये मैंने लिखा है सब। ठीक है। रिवर्स के बाद है हमारे पास क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है? हमारी जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है ना, तो गवर्नमेंट आती है आरबीआई के पास, ठीक है। या तो गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले ले, शॉर्ट टर्म पैसा ले ले, या फिर गवर्नमेंट क्या कहती है, तुम मेरे ना बॉन्ड्स यानी कि मेरी सिक्योरिटी बेच दे। तो ठीक है जी, आरबीआई इसकी सिक्योरिटी बेचता है। जब ये बॉन्ड में अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है ना, तो ये मार्केट में जब बॉन्ड्स निकलते हैं तो कमर्शियल बैंक ये बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। जब ये बॉन्ड्स निकलते हैं कमर्शियल बैंक ये बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। जब कमर्शियल बैंक्स बॉन्ड खरीद लेंगे, अपना पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, तो मार्केट में पैसा फिर नहीं बचेगा, तो मार्केट में पैसा फिर कम हो जाएगा, तो फिर इन्फ्लेशन नहीं आएगा, यानी कि मार्केट का पैसा कंट्रोल रहेगा। तो इसी तरह से जब कमर्शियल बैंक से पैसा छीनना हो तो आरबीआई जो है वो बॉन्ड्स जो है कमर्शियल बैंक के लिए निकलवा देता है, ताकि कमर्शियल बैंक उसे परचेज करें। कमर्शियल बैंक के पास में कुछ पैसा होता है जो इन्हें इन्वेस्ट करना होता है एसेट्स के अंदर, तो वो वहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करे, उससे अच्छा तुम गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट कर दो। गवर्नमेंट की भी फंड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और तुम्हारा पैसा भी यूटिलाइज हो जाएगा, तो दोनों के फायदे के लिए काम करता है। ओएमओ के बाद एक आता है हमारा एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर और सीआरआर कैसे वर्क करते हैं? मान लो जी अभी महक ने एक बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं 100 रुपये, ठीक है। पीएनबी बैंक में मान लो 100 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं। अब पीएनबी बैंक बोलते 100 रुपये इतना बड़ा अमाउंट मैं कहाँ रखूँगा, कहाँ पार्क करूँगा। पीएनबी बैंक के मन में लालच आ रहा है, कहता 100 का 100 मैं लोन पे दे देता हूँ। अब 100 रुपये के 100 रुपये लोन पे दे देंगे तो फिर आरबीआई इसको बोलेगा कि भैया तुमने 100 रुपये लोन पे दे दिए,
बैंक के पास 1 रुपया नहीं बचा। मान लेते बैंक के पास टोटल पैसा ये 100 रुपये का है और बैंक के पास क्या नहीं बचा, अब 1 रुपया भी नहीं बचा। अगर कोई लेने आ गया पैसे तो तुम कहाँ से दोगे, नहीं दे पाओगे, तो तुम्हें कुछ रिजर्व मेंटेन करने होंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ रिजर्व मेंटेन करने होंगे। उसका फॉर्मेट डाल दिया CRR और SLR के फॉर्म में, यानी कि ये पैसा तुम यूज़ नहीं कर पाओगे जितना परसेंटेज होगा। मान लो RBI ने बोला कि तुम कुछ पैसा मुझे जमा कराओगे 100 रुपये में, CRR आपका मान लो करंट 4% है, मान लो कुछ 4% भी हो सकता है, 4.25-5%। तो क्या हुआ, 100 रुपये में से 4 रुपये तो चले गए किसके पास, RBI के पास। RBI ने जमा कर लिए। अब ये 4 रुपये तो सिक्योर हो गए, ब्लॉक हो गए, इसको आप खर्च नहीं कर सकते। बैंक के पास कितना रुपया बच गया, 96। बैंक खुश, कहता चलो 4 रुपये दिए हैं, 96 रुपये मार्केट में बेच दूंगा। फिर इसने बोल दिया कि ना ना बेटा, खुद अपने पास भी रखना है कुछ। तो मान लो इसको इन्होंने बोल दिया कि 18% अपने पास रखूँ। अब 100 का 18% हो गया अपना कितना, 18 रुपये। तो टोटल इन्होंने कितना बोला, 22 रुपये आपका ब्लॉक हो जाएगा, जिसे आप कहीं पर भी खर्च नहीं कर पाओगे। तो 100 में से आपका 22 रुपये माइनस कर दो, यानी कि जो बाकी बचा 78 रुपये, आप सिर्फ उतना ही मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे, उतना ही आप मार्केट में लोन दे पाओगे। तो इस रेट को बोला गया SLR। अगर CRR और SLR की लिमिट बढ़ा दो तो बैंक के पास अवेलेबल फंड्स कम हो जाएगा। लिमिट अगर बढ़ जाएगी, CRR बढ़ा दिया 5%, तो RBI के पास 5 रुपये जमा कराना पड़ेगा। मान लो SLR कर दिया 22%, 22 रुपये इसको अपने पास रखना पड़ेगा। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 27। अब सिर्फ 73 रुपये बचा उनके पास। जैसे जैसे CLR और SLR का रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक का अवेलेबल फंड्स कम होता रहेगा। जैसे फंड कम हुआ तो मार्केट में अपनी औकात से ज़्यादा पैसे दे ही नहीं सकता ये। ऐसा थोड़ी खुद पहले लोन लेगा फिर किसी और को लोन देगा, इतना काम क्यों करेगा ये। तो इस चीज़ के लिए इसने क्या किया, अपने पास फंडिंग को मेंटेन किया। क्लियर इतना, ठीक है जी। तो इस लिमिट से इसने क्या किया, CRR और SLR को अपना मेंटेन कर लिया। ठीक है, CRR अगर बढ़ाया तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, पैसा कम होगा, पैसा की उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा। चलो देखते हो तुम्हें कितना समझ में आएगा। अगर मार्केट में RR यानी कि रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो क्या इंटरेस्ट होगा, क्या फ़र्क आएगा इकोनॉमी में, बढ़ा दिया जाए। हाँ, RR बढ़ गया, रेपो रेट कम होगा। RR बढ़ने से रेपो रेट कम होगा, नहीं ज़्यादा, नहीं RR बढ़ने से मार्केट में पैसा कम आएगा, कम आएगा। सारों का जवाब आना चाहिए। आपका जवाब है कम, कम। मेरे को एक बार थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। रेपो रेट बढ़ा दिया यानी कि बैंक का लोन महंगा हो गया, आगे मार्केट में बोल रहा हूँ महंगा भी नहीं, हाँ, महंगा ही होगा। जब हमें महंगा मिल रहा है तो हम महंगा ही बेचेंगे ना। तो बैंक का लोन महंगा हो गया, आगे का लोन महंगा होगा। इकोनॉमी में पैसा कम आएगा, तो इकोनॉमी फंड फ्लो कम होगा। अगर बैंक रेट बढ़ जाए तो तभी कम होगा। बिल्कुल तब भी कम होगा। अगर बैंक रेट गिर जाए तो ज़्यादा सिमिलरली RR गिर जाए तो ज़्यादा हो जाएगा। RRR रिवर्स रेपो रेट ये गिर गया, ज़्यादा हो जाएगा पक्की बात, और ये बढ़ गया तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास SLR CRR। अगर CRR बढ़ जाए पैसा कम हो जाएगा और CRR घट जाए, ज़्यादा हो जाएगा। क्या बात है, SLR बढ़ जाए कम हो जाएगा, SLR घट जाए, ज़्यादा हो जाएगा। वेरी गुड। OMO में सिक्योरिटी ज़्यादा आ जाए, पैसा कम मार्केट में, OMO की सिक्योरिटी नहीं है, तो पैसा ज़्यादा मार्केट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, चलें आगे। आगे है हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव का फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं अगर हमारे पास क्रेडिट मार्जिन। सबसे पहले तो क्वालिटेटिव है, ये हर एक सेक्टर का चेंज होगा या किसी स्पेसिफाइड सेक्टर का, स्पेसिफाइड सेक्टर का। मार्जिन क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेस लेकर चलो। मान लो जी अब ये मनीषा आई है हमारे पास लोन लेने के लिए, ठीक है, मनीषा लोन लेने के लिए आ गई मेरे बैंक के पास। मान लो मेरा बैंक है HDFC बैंक। मनीषा के पास 1 करोड़ की है संपत्ति है, अच्छी अमीर
शामी है, ये मोटी पार्टी है, 1 करोड़ की संपत्ति है इनके पास, HDFC के पास लोन लेने आ गई। HDFC को कितना लोन देना चाहिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में? पूरा 1 करोड़? नहीं, कितना देना चाहिए? 1 करोड़ से कुछ कम देना चाहिए एज पर देयर मार्जिन, यानी कि या तो वो 90 लाख का दे सकते हैं, 95 लाख का दे सकते हैं, 80-85, कुछ ना कुछ मार्जिन ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी है मार्केट में कभी भी घट सकती है और कभी भी बढ़ सकती है। तो ये आपका जो RBI है वो क्या करता है, कई बार सेक्टर वाइज आपके मार्जिन को बढ़ा देता है। सेक्टर वाइज मार्जिन बढ़ाना मतलब कई बार ऐसे कर लेता है कि आपका देखिएगा सेक्टर कैसे कैसे मूव कर रहा है, जिस तरीके से आपका सेक्टर मूव करता है उसी तरीके से आपका मार्जिन मूव कर जाता है। जैसे कि अब मार्केट में सारे सेक्टर बढ़िया चल रहे हैं, अभी करंटली आपका मान लो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें बहुत इन्फ्लेशन, मतलब बहुत पैसा है उधर, बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है मार्केट में, वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है। रीज़न कि बैंक लोन ज़्यादा दे रहा है मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, लोग बहुत घर बना रहे हैं इस टाइम पे। अब इतना घर बना लिया उन्होंने कि इस मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, प्राइस कंट्रोल में नहीं है। तो RBI कहता है कि बाकी सारे सेक्टर सही चल रहे हैं, मैं जनरल मेजर्स को नहीं छेड़ रहा, मैं एक काम करता हूँ, क्रेडिट मार्जिन चेंज कर देता हूँ रियल एस्टेट का। अब अगर रियल एस्टेट में कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर आता है ना, तो उसको तुम मैक्सिमम सिर्फ 70 लाख का लोन दो, 30% मार्जिन जिसने क्रिएट कर दिया उसका, क्या लोन कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाएगा? कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। तो वो कैसे कंट्रोल होगा? आपका क्रेडिट मार्जिन से। मार्जिन को घटाया जा सकता है, मार्जिन को बढ़ाया जा सकता है। अगर मार्जिन घटा दिया तो मान लो पहले 20% था, घटा के 5% कर दिया, लोन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मार्केट में इकोनॉमिक फंड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। मार्जिन बढ़ा दिया कम हो कम हो जाएगा। बिल्कुल, जो तुम्हें मैंने सेक्टोरल कैप बताया था ना, वो क्रेडिट मार्जिन है। तुम में से किसी को याद नहीं आया? अगला पॉइंट तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, क्या था? क्रेडिट रेशनिंग, कुछ पढ़ा था ऐसा? ये बड़ा क्रेडिट रेशनिंग में क्या करते हैं, आप लोग सोच समझ के लोन देते हो सामने वाले को, मतलब आपके पास मैक्सिमम फंड्स कितने हैं देने के लिए, उसके हिसाब से आप अपनी फंडिंग बांटते हो। हर एक सेक्टर पे, मतलब मान लो आपके पास एक बैंक के पास टोटल लोन देने को ही 50 करोड़ है, या फिर एक बैंक की लिमिट ही 50 करोड़ की है, और सेक्टर बड़े सारे हैं। हर एक इंडस्ट्री के ना अपने डिवाइड कर लो, अपनी मैक्सिमम कैप लगा लो, एग्रीकल्चर पे इतना देना है, इंडस्ट्री पे इतना देना है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे इतना देना है, और आपको अलग अलग इंडस्ट्री पे। तो एक रेशनिंग सी हो जाएगी, कहीं ना कहीं लिमिटेड स्कोप हो जाएगा आपका कि इस पे इतना ही दे सकता हूँ, इस पे इतना ही दे सकता हूँ। तो जो अपने पैसे को रेशनिंग का वैसे बेसिकली मतलब होता है सोच समझ के खर्च करना। आप ऐसा थोड़ी ना अंधाधुंध सारा पैसा एक ही जगह खर्च कर देते हो, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो ना। अगर पूरा का पूरा बैंक सारा का सारा पैसा मान लो अपने इंडस्ट्री में दे दिया, बाकी सारे सेक्टर तो गरीब रह गए, सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्फ्लेशन आता जाएगा और बाकी सारे सेक्टर्स गरीब होते रहेंगे। तो अवेलेबल फंड्स को बराबर बराबर बांट दो, या एज पर द लिमिट जो भी आपको लगता है मार्केट के अकॉर्डिंग वो बांट दो। ये रूल्स आपको RBI देगा कि आपको कैसे कैसे रेशनिंग करनी है, हर एक सेक्टर का कितना कोटा होगा। मान लो आपने बोल दिया कि इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ आपको 20 करोड़ का ही लोन बांटना है, या एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको 20 करोड़ का ही लोन बांटना है, तो वहाँ 20 करोड़ का ही लोन बांटोगे, सेक्टोरल वाइज उसको डिवाइड कर दोगे, कैप लगा दोगे उन सबके ऊपर। क्लियर है? उसके बाद आगे है, इसके बाद क्या था हमारे पास क्रेडिट रेशनिंग के बाद? मोरल पर्सुएशन। मोरल पर्सुएशन का मतलब होता है नैतिक प्रभाव डालना, नैतिक दबाव डालना। अब कई बार RBI को लगता है कि कमर्शियल बैंक ये काम सही नहीं कर रहा, तो उसको ना पीछे से आंख दिखाएगा, ये काम नहीं करना, पॉलिसी ना बना के उसको डायरेक्शंस देगा कि क्या काम आपको करना है, क्या काम आपको नहीं करना, किस इन्वेस्टर को लोन देना है और किस इन्वेस्टर को लोन नहीं देना। तो वो मोरल पर्सुएशन से होगा। मान लो कमर्शियल बैंक खुला लोन बांट रहा है, उसके पास पैसा भी था, पावर भी थी, लिमिट्स भी थी, वो बांटे जा रहे हैं, लेकिन RBI ने मना कर दिया कि भैया लोन अभी नहीं बांटना है इकोनॉमी में, बिना रेट्स में चेंज किए। तो बैंक्स के पास तो मजबूरी होगी ना, वो लोन नहीं देंगे। तो यहाँ से भी बैंक RBI जो है रेट में चेंज किए बिना भी बैंक्स के ऊपर दबाव बना सकता है, कोई काम करने के लिए या कोई काम ना करने के लिए। उस चीज़ को बोला जाता है आपका मोरल पर्सुएशन। क्लियर है ना?
बस उसके बाद आरबीआई के अंदर भी इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और नोट करो, ये जब भी आपका रेट्स में चेंज आता है ना, तो इसके अंदर चेंज आपका डायरेक्टली नहीं बताया जाता, इसके अंदर बेसिस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता है। टोटल 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1%। अगर मैं बोलूँ कि मेरा करंट बैंक रेट जो है 4% है एंड इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट, तो मेरा करंट नया बैंक रेट क्या होगा? करंट बैंक रेट इज 4%। लिख लो चाहे क्वेश्चन, करंट बैंक रेट इज 4% एंड इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट, तो नया बैंक रेट क्या होगा? 4.25। ठीक है जी। रेपो रेट और बैंक रेट में से कौन ज़्यादा होता है? बैंक रेट। पक्की बात? ठीक है जी। माई करंट बैंक रेट इज 5%। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन द बैंक रेट एंड द रेपो रेट इज 75 बेसिस पॉइंट। लिख लो, लंबा क्वेश्चन। करंट बैंक रेट इज 5% एंड द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड द रेपो रेट इज 75 बेसिस पॉइंट। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? If the bank rate is increased by 25 basis point, if the bank rate will be increased by 25 basis point, what will be the new repo rate? मैंने क्या बोला आपको? करंट बैंक रेट कितना है हमारा? 5%। और डिफरेंस कितना है हमारा? 75 पॉइंट, है ना, यानी कि 0.75% हो गया। और रेपो रेट कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा, यानी कि मेरा करंट बैंक रेट रेपो रेट कितना है? 4.25% बोल सकते हैं, है ना। मेरा बैंक रेट मैंने कितने से बढ़ा दिया? तो 5.25 हो गया। डिफरेंस कितना है? 0.75, यानी कि मेरा बैंक रेट कितना आएगा नया? रेपो रेट 4.50। ऐसे क्वेश्चंस वैसे आपके सिलेबस में कम आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ आ सकते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कई बार, अगर वहाँ पे बैंकिंग आपका पार्ट्स के अंदर है। वैसे भी इजी है, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया था। मतलब इस चीज़ को लिख लेना, बेसिस पॉइंट इसी तरह से खेलता है इसके अंदर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, इजी कैलकुलेशन होती है। चलो जी, अजय त्यागी कौन थे हमारे? करवाया था आपने सेबी के अंदर? मिस्टर अजय त्यागी इज द चेयरमैन ऑफ सेबी, करवाया होगा। चलो जी, इसके बाद ना एक स्कोर्स है, आई थिंक ये नहीं आया था आपके उसके अंदर। बहुत है, थक गए, 1 घंटे ही तो हुआ है। बस इस स्कोर्स बताओ कर लो, फिर बंद कर देंगे, ठीक है। चलो, स्कोर्स है, स्कोर्स का फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर सेबी, CO for complaint, RE for redressal, S for system। नाम क्या बता रहा है? सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। सेबी ने क्या बनाया है अपना? एक कंप्लेंट रिड्रेसल, यानी कि जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं, जो सेबी मार्केट में आकर इन्वेस्ट करते हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, उन्हें लगता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यानी कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है, वो ढंग से काम नहीं कर रही, वो हमारी क्यूरीज का जवाब नहीं दे रही, तुम सेबी स्कोर्स के ऊपर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दो। यहाँ पर तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि सेबी से रेगुलेटेड एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है। तो इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ऑन January 27, 2020 has set 4 months deadline for SEBI to probe complaint received on its core platform with regard to alleged wrongful disclosure by promoter of भारत निधि, PNBF and CAMEC। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर जितने भी रोंगफुल काम हो रहे हैं और उन रोंगफुल काम की अगर आपके स्कोर्स के ऊपर
कंप्लेंट दर्ज की जा रही है तो आपको 4 महीने के अंदर अंदर उनकी कंप्लेंट्स को रिड्रेस करके देना है। यानी कि क्वार्टर से ऊपर का टाइम हो गया, क्वार्टर 3 महीने का होता है आपका, लगभग 4 महीनों में रिजॉल्व करवाना है। अगर वो रिजॉल्व नहीं कर रहे तो तुम्हें उनको डायरेक्शंस देनी है कि इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करो। तो क्या बोलता है, इन नवंबर 2019 द सेट हैज आस्क्ड सेबी टू प्रोब दिस कंप्लेंट बट द सेबी चैलेंज द ट्रिब्यूनल ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट seeking stay on its operation effect. A complete stay hasn't been granted by the Supreme Court. The Supreme Court has given only a relief to SEBI by diluting SET's observation and extending the deadlines of the probe without granting a stay on the operation after the effect of the order. क्या बोलता है कि 2019 में सेट जो कि सेबी के ऊपर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसने सेबी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की कि तुम्हें इन कंप्लेंट्स का सुलतान करना है। तो सेबी ने कंप्लेंट को सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया कि आप इसके ऑपरेशंस के ऊपर स्टे लगाओ, ये हमें ऐसे नहीं बोल सकता। तो उन्होंने प्रॉपरली स्टे तो नहीं लगाया, पर उन्होंने बोला था कि तुम उसके ऑब्जर्वेशन को भी डाइल्यूट कर दो, मतलब एक बार के लिए छोड़ दो और बाद में आपको डेडलाइन एक्सटेंड कर दी जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ कई बार ऐसा होता है कि सेबी शायद सक्षम ना हो उसको विद इन द डेडलाइंस कंप्लेंट सॉल्व करने के, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम वहाँ से मिल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रही सॉल्व, तो नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट से मांगा है उसने टाइम, फिर सेट से मांग लेता। नहीं सुन रहा होगा ना, सेट अपीलेट है। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार अगर देखो रूल तो क्या बोलते हैं 4 महीने का, रूल से बाहर जाओगे तो आपको बियॉन्ड द बाउंड्रीज काम करना है ना। कई बार आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज काम करते हो या कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, लॉ में चेंज करवाना चाहते हो, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हो। जनरली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास उस टाइम पे जाते हैं जब मुद्दा कोई ज़्यादा बड़ा हो, तो ज़्यादा बड़ा होगा तब ये गए थे, तब इन्होंने यहाँ से क्या लिया था, अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करवाया था ताकि ये काम कर सके। जनरली ये इन्होंने बनाया इसलिए था ताकि ये जो लोग शेयर्स में डीलिंग कर रही हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रॉड ना कर सकें, उन लोगों को टाइट कर सके। और हर एक कंपनी के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर एक क्वार्टर में जो उनकी कंप्लेंट रिसीव हुई है ना, उसका पूरा चिट्ठा सेबी को देता है कि क्वार्टर की शुरुआत में तुम्हारी कंप्लेंट कितनी थी, क्वार्टर के लास्ट में तुम्हारी कंप्लेंट कितनी है, कितनी रिजोल्व हुई, कितनी नहीं आई ड्यूरिंग द क्वार्टर, सब बताना पड़ता है। मान लो शुरुआत के अंदर 100 थी और लास्ट में क्यों 100 बची हुई है, आपने बीच में ना तो कोई नहीं आई ना कुछ निपटारा किया, कुछ नहीं करा, तो सेबी आपको डांट सकता है। क्या कर रहे थे तुम, 3 महीने का टाइम था तुम्हारे पास, कुछ ना कुछ तो चेंज आना चाहिए था ना, आधी 1 पौनी कुछ तो तुमने रिजोल्व की होगी, 1 2 3 कुछ तो रिजोल्व की होगी, तो कुछ ना कुछ डाटा में चेंज आपका आना चाहिए, वरना तो तुमने कुछ काम ही नहीं किया। लोग फालतू में पैसा थोड़ा लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया जा रहा है तो उसका तुम्हें रिवर्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक तुम लोग अभी सिर्फ पढ़ सकते हो सेबी तक। चलो इतना ही पढ़ लेना सेबी तक। उसके बाद जो ये CCI है आपका करवा नहीं रही हूँ, लेकिन जो आपका KGI से रिलेटेड पोर्शन है वो सब आप इसमें पढ़ोगे। इसके अंदर जो आपका लर्न करने वाला है ना, वो इसके अंदर होगा मेन जो आपके की पर्सन है, कौन किसका चेयरमैन है, किसने क्या नया ब्रांच खोला था, क्या नई स्कीम खोली थी, ये सब आपका करने वाला है। IBPI आपका नया आया था तो इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा जा सकता है। बेसिकली किस चीज़ के लिए आया था, किस किस को अपने अंदर इंक्लूड करता है जुरिस्डिक्शन में, इंडिविजुअल को करता है, कंपनीज को करता है, फाइनेंशियल डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, इन चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो बस ये चीज़ें हैं, इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में हमारे है भी नहीं। और उसके बाद ICSI में जनरली वो सारी बातें हैं जो हम कर चुके हैं। CSET वाला प्रोग्राम है इसके अंदर, CSET के बाद इनका एक नेशनल यूडीन वाला है, यूडीन हम कर चुके हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को और इलेबोरेट कर दिया इसने, उसमें हमने पढ़ा था कि सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखना है, उस चीज़ को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख दिया इसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद आपका पेज नंबर 18 में आएगा, आगे फिर से कमिटीज़ और कॉन्फ्रेंसेस से स्टार्ट है, समिट्स, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये मत करना आप, ये हम कल रीड कर लेंगे। तो अब आपका काम हो चुका है पेज नंबर 18 तक का, इसे ढंग से पढ़ के आना है। ठीक है, थैंक यू।